दोस्तों नमस्कार। आज हम यहाँ बैठे हैं एक बेरोक टोक एक डिस्कशन। बेरोक टोक बोलना जरूरी है। जिंदा होने का सबूत देना जरूरी है। आदमी होने का सबूत देना जरूरी है। आदमी बोलते हैं, जब जिंदा आदमी जब बोलते हैं तो लोग सुनते हैं। मेरे साथ एडवोकेट भानु प्रताप, आप उनके परिचय का उनका उनका इंट्रोडक्शन का कोई जरूरत नहीं है। दुनिया भानु प्रताप को सुप्रीम कोर्ट एज ए सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और ईवीएम के आंदोलन की शुरुआत करने वाला, सीए एनआरसी के आंदोलन को शुरू करने वाला, उसके बाद जो है कई मुद्दों पर जो है जो आंदोलन अथवा जो एक एक्टिविस्ट, एडवोकेट से ज्यादा एक्टिविस्ट उनके नाम से आप एडवोकेट भानु प्रताप सिंह को जानते हैं। अब मेरा लेफ्ट साइड में मेरा मित्र जो है डॉक्टर विजय कुमार, क्लिनिकल डॉक्टर है, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है, डॉक्टर से ज्यादा एक्टिविस्ट। एक्टिविस्ट आप हर मुद्दे पर जो समाज में अन्याय के जब बात आते हैं तो डॉक्टर विजय जो है जरूर आप जो है किसी भी फॉर्म पे आप आपको मिल जाएगा। अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग जितने भी जो अन्याय की जो देश में जितने आंदोलन हुआ, सीए एनआरसी लेकर के, किसान आंदोलन से लेकर के, आपने ऐसे कोई प्लेटफॉर्म नहीं देखा होगा उनको। डॉक्टर साहब और जो एडवोकेट भानु प्रताप साहब, देश में बहुत एक अलग सा माहौल कुछ सालों से, हम ये नहीं बोलेंगे कि इतने सालों से शुरू हो रहा है। ये पिछले सरकार यानी कि जो मौजूदा सरकार है उससे पहले भी जो सरकार थे उनकी मिड टर्म से, क्योंकि ये प्रिपरेशन शुरुआत से शुरू किए गए थे। जो खास करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो खास करके जो राइट विंगर है, तो ये अपनी जो वर्कर को एक चपरासी से लेकर के चेयरमैन के पोजीशन तक, चाय की दुकान से लेकर के, मैं दफ्तर की बात कर रहा हूँ, चाय की दुकान से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक उनकी हर जगह पर उनकी लोग मौजूद है। देश में शिक्षा को बर्बाद कर दिया गया। अब तनख्वाह पाने वालों की तनख्वाह खा गए, नौकरी का करने वाला की नौकरी खा गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते थे कि मैं साल में जो है दो करोड़ नौकरियां दूंगे। अटल बिहारी वाजपेयी ने लोगों के पेंशन खा गए, और ये जो क्या नाम है, जो नरेंद्र मोदी है, लोगों का नौकरी खा गए, स्कूल बंद हो गए। अब 5 केजी अनाज पर लोगों को जिंदा रख करके एक बंधुआ मजदूर बनाने का जो प्रक्रिया जो है, एडवोकेट भानु प्रताप साहब आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मेरी समझ में तो ये एक बहुत सोची समझी अ, रणनीति या रणनीति से भी कहीं ज्यादा कहूं मैं, एक षड्यंत्र के तहत ये सब कुछ हो रहा है। बेसिकली इस देश में जो है दो तरह की विचारधाराएं हैं, जिन विचारधाराओं में जबरदस्त संघर्ष है। एक विचारधारा जो लोग न्याय को पसंद करते हैं, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को पसंद करते हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा है, अंबेडकरवाद आप जिसे कह सकते हैं। और एक विचारधारा है जो अन्याय पर आधारित है, जो असमानता पर आधारित है। ऐसी विचारधारा जो अन्याय और अत्याचार पर आधारित है, ऊंच नीच पर आधारित है, जिसको आप मानववादी व्यवस्था कह सकते हो। ये बेसिकली इस देश में मूल रूप से संघर्ष यही है। और दुर्भाग्य से इस देश में पिछले 11-12 साल से, हालांकि है तो पीछे से भी, पर 11-12 साल से बहुत जबरदस्त तरीके से ये मनवादी व्यवस्था, इसने इस देश के लोगों की जिंदगी को तबाह कर दिया है। और आज हालात इस तरह के हैं कि न केवल शिक्षा बर्बाद कर दी गई है, बहुत सोच समझ कर बर्बाद की गई है। लोगों के रोजगार तबाह कर दिए गए, नौकरी नहीं, न सरकारी न प्राइवेट मिलने को तैयार हैं। इसके साथ साथ में किसी तरह की कोई सुरक्षा नहीं, कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, न पुरुष न महिला, न बच्चे न बूढ़े न जवान। तो ये हालात लगातार बद से बदतर किए जा रहे हैं। इन हालात को आप, जो कुछ आंकड़े हैं आप उनसे समझ सकते हैं। और एक आंकड़ा अभी एक लेटेस्ट आया है, उस फर्म का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम ध्यान नहीं आ रहा जिसने ये आंकड़ा दिया है। और वो आंकड़ा है कि इस देश में, आप इसी से अंदाजा लगा लेंगे कि कितनी भयानक स्थिति है, कि आज की तारीख में इस देश में
जो 1% लोग हैं उनके पास में इस देश की 60% संपत्ति, वेल्थ अंग्रेजी में जिसे बोलते हैं, वो है 1% लोगों के पास। तो मोटा मोटा सा तो ये हो गया कि जो बाकी जो 99% लोग हैं वो मात्र 40% वेल्थ उनके हिस्से में है। पर एक और आंकड़ा है, मैं उससे कंपेयर करके बताऊंगा, पर पहले इसको समझाता हूं। उस ऑर्गेनाइजेशन ने जो कहा है कि 60% धन संपत्ति, यानी जमीन है, जायदाद है, सोना चांदी है, प्लॉट है, मकान है, शेयर्स हैं, पैसा है, एफडी है, जो भी कुछ, ये सारा मिला के जो इसको संपत्ति पूरी कहा जाता, वेल्थ कहा जाता, ये 1% लोगों के पास 60%। तो 140 करोड़ की आबादी है इस देश की। 140 करोड़ की आबादी के पास में कुल वेल्थ देश में जो उस संस्था ने आका है 1637 करोड़, यानी 19.6 ट्रिलियन, 1637 करोड़ उसने आका है। इस 1637 करोड़ में 1% लोगों के पास में 960 लाख करोड़, 960 लाख करोड़ संपत्ति है। और भी मजेदार बात है कि इसमें से, इस पूरी संपत्ति में से लगभग 750 करोड़ संपत्ति ऐसी है जो किसी काम नहीं आती है। यानी तकरीबन 200 लाख या 210 लाख करोड़ संपत्ति इन 1% लोगों के पास ऐसी है जो मार्केट में घूमती है। यानी 750 लाख करोड़ की जो प्रॉपर्टी वो किसी काम में, देश के किसी विकास में नहीं काम आ रही। इंटेंजिबल वो प्रॉपर्टी है। बिल्कुल, वो जैसे प्लॉट में है, जैसे एफडी में है, जो इस तरह से कहीं किसी भी तरह के काम में नहीं आ रही। तो ये आंकड़ा है। इससे तो सीधा सीधा पता चलता है कि ये शासन नहीं, मनु शासन चल रहा है। नहीं, मैं तो पहले ही कह रहा हूं भाई, मैंने कहा कि मनुवादी विचारधारा जो है, जो ऊंच नीच पर आधारित है, जो लोग इस देश के संविधान को खत्म करके मनुस्मृति को संविधान के रूप में अपनाना चाहते हैं, या मनुस्मृति पर आधारित संविधान लागू करना चाहते हैं, ये उनके सारी करतूतें हैं। तो ये क्रोनोलॉजी ले लिया जाए, जो कर्तव्य भवन में जो है इसने सिंगोर जो उसमें सिंगोल जो स्टैब्लिश किया है, तो ये उसी का एक क्रोनोलॉजी नहीं, निश्चित रूप से देखिए, ये तो इन्होंने अपनी मंशा उसी समय स्पष्ट कर दी थी जब सिंगोल को आप देश की संसद में स्थापित कर रहे हैं। सिंगोल क्या है? वो तो राजतंत्र का प्रतीक है। तो राजतंत्र के एक चिन्ह को आप देश की लोकतांत्रिक संस्था, देश की संसद में स्थापित कर रहे हैं, तो आपकी मानसिकता समझ में आ रही है, जिसलिए आप काम कर रहे हो, और उसी के तहत ये काम करते चले जा रहे हैं, जिसका नतीजा यह है कि देश में भयानक बेरोजगारी है। और बेरोजगारी इस स्तर पे है कि जो लोग बेरोजगार हैं उनमें युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। 83%, यानी जितने लोग बेरोजगार हैं उनमें 83% लोग युवा हैं, वो बेरोजगार हैं। सो ये एक बहुत सोची समझी साजिश के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। तो ये एजुकेशन को खत्म किया जा रहा है। 5 केजी अनाज जो दे रहा है, तो मुंह न खोलने के लिए उस 5 केजी अनाज से मुंह बंद करने की साजिश है। देखिए, ये इस तरह से है, मैं इसको ऐसे समझाना चाहूंगा आपको। कभी आपने देखा है कि मछली को अगर पकड़ते हैं तो कांटे में चारा लगाते हैं। वो जनरली अर्थवर्म होता है, केंचुआ होता है। कहीं बड़ी मछली को पकड़ना है तो छोटी मछली को भी काट के उसमें लगा देते हैं, चारा लगाते हैं। और मछली इस उसमें कि भाई मुझे चारा मिल रहा है, उसको पता नहीं कि चारा नहीं है, ये जाल है, तेरी मौत है। उसमें वो उस चारे को खाती है और वो कांटा उसके गले में अटक जाता है, और मछली पकड़ने वाला उस मछली को निकाल के और बाद में काट के बना के खा लेता, साफ होता। ये जो 5 किलो अनाज है, इस देश की 80 करोड़ जनता को उसी तरह से है जैसे कांटे में चारा है। और ये 5 किलो अनाज एहसान के रूप में जो सरकार दे रही है, या देश का प्रधानमंत्री जो इसे दे रहा है, ये इस देश के लोगों को बर्बाद करने का एक बहुत सोचा समझा भयानक, एक घिनौना षड्यंत्र है, जिसके तहत ये जो 5 किलो अनाज जो है, ये तो कांग्रेस के समय पर बनाया गया था, फूड सिक्योरिटी के नाम पर बनाया गया। ये 5 किलो अनाज की बात कांग्रेस के समय की जो बात है, उसने जो बनाया था वो किस तरह से बनाया था?
गरीबों को जो है जो उसने जो बनाया था जो कि जो गरीबी की रेखा से नीचे लोग हैं हाँ, उनको वो अनाज भूखा न कम सोए। कीमत पर सब्सिडी कम में कीमत पर सब्सिडी पर उसमें था कि 1 रुपए किलो और 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो इस तरह का वो अनाज देने का सारा प्रबंध था। वो 2013 में जो कानून बनाया गया था। लेकिन 80 करोड़ लोगों को आप दे रहे हैं अनाज और आपके जो आंकड़े हैं एनडीटीवी के आंकड़े अगर आप उसे देख लें तो उसके हिसाब से तो 1% लोगों की जो इनकम है वो इस देश के 89% जो लोग हैं उनसे भी ज्यादा इनकम है। सर एनडीटीवी का आंकड़ा अडानी का टीवी मैं तो तभी कह रहा हूं कि अडानी का टीवी है यानी सरकार का टीवी है। अगर वो ये आंकड़े दे रहा तो इससे ज्यादा और विश्वसनीय क्या होंगे? मतलब उन एम्प्लॉय को जो अपनी नौकरी का परवाह नहीं है। निश्चित रूप से किसी को परवाह है नहीं है मुझे नहीं पता लेकिन आंकड़े ये हैं। डॉक्टर साहब, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे स्कूलें जो है बंद हो गए और शराब के 27,000 शराब के ठेके खुले हैं और सबसे ज्यादा शराब के ठेके खुलते हैं जो गरीब मजलूम, जो सबसे जो थोड़ा सा नीचे तबके के और थोड़ा सा मीडियम तबके के आसपास के घर के आसपास खुलता है। ये स्कूल बंद करके 27,000 27,000 शराब का देसी ठेका खोलने का मतलब क्या हो? देखिए सर, इसको आपने सुना होगा, आप सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं। एक होती है कॉर्पोरेट साइकोलॉजी, एक होती है पॉलिटिकल साइकोलॉजी। कॉर्पोरेट साइकोलॉजी में और पॉलिटिकल साइकोलॉजी के जो कंसल्टेंट हैं वो जनता को स्टडी करते हैं। जनता को स्टडी करके वो ये देखते हैं कि किस जनता की क्या डिजायर है। अगर डिजायर आइडेंटिफाई होती है तब तो ठीक है, नहीं तो डिजायर पैदा की जाती है और डिजायर पैदा करने के बाद उनको वो डिजायर फुलफिल की जाती है। और फुलफिल करने का तरीका उनका ये जो होता है, अभी मैं वकील साहब की बात को थोड़ा वहीं से कंटिन्यूएशन में और आगे बढ़ाता हूँ कि उस डिजायर है जो 80% जनता की डिजायर है, रोटी खाना, अपने काम पे जाना, हगना, सोना और अपनी सेक्सुअल नीड को फुलफिल करना। ये 80% जनता का एक क्राइटेरिया होता है। अब इसमें जो पॉलिटिशियन लोग हैं या जो शासक लोग हैं उसको किस तरीके से देखते हैं? वो शासक, जब से बाबा साहब अंबेडकर ने हमको वोट्स का राइट दिया है तो ये मजबूरन जो 80 करोड़ लोग हैं या 100 करोड़ लोग हैं जिनको वो राशन देना चाहते हैं। लेकिन एक तरीका है, जैसे वकील साहब ने बोला, कि उनको वो एक ऐसा दाना दे रहे हैं जिससे एक तो तुरंत डेथ हो जाती है और एक तरीका है कि धीरे धीरे करके मरेंगे। ये सारा जो राशन दिया जाता है ये सारा पॉल्यूटेड होता है, कंटामिनेटेड फूड होता है। आम आदमी इस बात को समझता नहीं है। केमिकल में स्टोर होता है ये, वो राशन इनको दिया जाता है। ये राशन देने का देखिए बहुत सारा मकसद होता है। अभी आपने एक नई चीज और सुनी हो, ये तो हम 80 करोड़ उन लोगों की बात करते हैं जो बिल्कुल ही दबे कुचले हैं, जिनकी कोई वॉइस नहीं है, वो इस देश के लिए सिर्फ और सिर्फ नागरिक हैं वोट के लिए। और वो भी वोट आजकल ईवीएम ने और तमाम सारी जो आजकल एक्टिविटी देख रहे हैं आप सोशल मीडिया, वो सारी एक्टिविटी ने वोट्स के राइट्स को भी खत्म कर दिया है। उस बात को इस तरीके से देखते हैं, एक नया कंसेप्ट चल रहा है, वीगन। वीगन वीगन का मतलब है नॉन वेज नहीं खाना है। नॉन वेज नहीं खाना मतलब प्रोटीन नहीं लेना है। आप प्रोटीन लेंगे तो आप में एग्रेशन आएगा, आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बढ़ेगा और आपके अंदर एग्रेशन आएगा। जब एग्रेशन आएगा और एजुकेशन होगी तो आप अपने राइट्स के लिए लड़ेंगे। तो आपको अपने राइट से अवेयर नहीं होना है और जो अवेयर लोग हैं उनको इसके नाम पर लड़ाई से वंचित रखना है। इसलिए ये फॉर्मूला है। रही बात, अब आपने बोला कि हमारे देश में या यूपी में करीब 35,000 या 25,000 स्कूल बंद कर दिए हैं। 27,000 स्कूल बंद कर दिए हैं और 27,000 शराब की दुकानें खोली। देखिए वो फिर वही वाली बात ये आती सिर्फ है। यूपी में नहीं, असम में हाँ, मध्य प्रदेश में भी हुआ है। ये मध्य प्रदेश में, शासकों का ये कर्नाटक में हुआ, शासक जब शासन महाराष्ट्र में करता हुआ। है हाँ जी। तो एक कहावत तो सुनिए आपने, साम दाम दंड भेद। उसमें एक ये स्ट्रेटजी है उनकी कि आपका अगर स्कूलिंग वो कंटिन्यू करेंगे तो आप जो है इतने अवेयर हो जाएंगे, आप अपने राइट्स के लिए जानने लगेंगे और उसके बाद लड़ाई लड़ेंगे। उनको इंगेज करना है शराब के लिए। और ये जो मनु शासन की जो बात की है वो इसलिए की है कि हजारों सालों से ये कम्युनिटी, ये लोग जो शासक वर्ग बना हुआ है वो सिर्फ षड्यंत्र के हिसाब से शासन बना हुआ है। एक बहुत सारे इंटेलेक्चुअल बोलते हैं कि जो शासक वर्ग है उसकी इंटेलिजेंसी से वो शासक नहीं कर रहा है, ये शासन कर रहे हैं जो शोषक लोग हैं उनकी गलतफहमी से, उनकी नाकामी से, उनकी अयोग्यता से ये लोग शासन कर रहे हैं। तो सीधे सीधे मतलब ये कि उनको अल्कोहल डिपेंडेंसी सिंड्रोम पे लेकर जाना है, एडीसी पे लेकर जाना है, एडीएस पे लेकर जाना है। वकील साहब, अब जो है हम आंदोलन में गए थे, कौन सा एनईपी के अगेंस्ट में हम, एनईपी मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसके अगेंस्ट में हम आंदोलन पे गए थे। तो
अभी तक जो एनईपी का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो प्रक्रिया अभी तक जो चलते आ रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे जो पोस्टें जो है टीचर्स की फैकल्टी के जो बंद कर दिया गया, उनको बोलते हैं कि भाई ऑनलाइन पे बच्चों को पढ़ाएंगे, ऑनलाइन पे पढ़ाएंगे। उसके बाद वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसे आगे कि मतलब वो गोबर से जो है टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हैं। कुछ इस तरीके के जो अनब शनब जो है, ये आपको ऐसे नहीं लगता कि एनईपी का मतलब है कि नागपुर एजुकेशन पॉलिसी हो गई? नहीं, न केवल नागपुर एजुकेशन पॉलिसी, बल्कि इसके लिए और एक बेहतर शब्द है, वो है नो एजुकेशन पॉलिसी। कोई एजुकेशन देनी नहीं है, शिक्षा देनी नहीं है। क्योंकि जैसा डॉक्टर साहब अभी कह रहे हैं, आपने भी कहा, एजुकेशन से क्या है कि एजुकेशन से व्यक्ति को जानकारी मिल जाती है, उसके दिमाग के जो ताले हैं खुल जाते हैं, सोचने समझने की शक्ति, संघर्ष करने की शक्ति, अपने अधिकारों को लेने के लिए उसके अंदर शक्ति और जज्बा पैदा हो जाता है। सो उस जज्बे को पैदा होने से पहले ही खत्म कर दो, उसको खत्म कर तो नो एजुकेशन पॉलिसी। नो एजुकेशन पॉलिसी क्यों है? यूनिवर्सिटीज को, इंस्टीट्यूशंस को अधिकार दे दिए, अपने हिसाब से सिलेबस आप डिसाइड करें, अपने हिसाब से फीस स्ट्रक्चर आप डिसाइड करें। मैं उसी और उसके बाद में जो फीस स्ट्रक्चर है वो बहुत हाई कर दिया जाए। हाई कर दी गई है। मतलब ये है कि गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकेगा। मैं इसको थोड़ा सा और इसलिए आप बताता हूं कि सोनिया गांधी जी ने एक आंकड़ा दिया था, एक उनका स्टेटमेंट था उसमें, कि लगभग 90,000 स्कूल इस देश में अब तक बंद किए जा सकते हैं। 27,000 तो उत्तर प्रदेश की हम बात ही कर रहे हैं, और आपने हर जगह बताया महाराष्ट्र कर्नाटक सब 90,000 के लगभग स्कूल, प्राइमरी स्कूल इसमें बंद किए जा चुके हैं। क्यों कर रहे हैं? उनमें कौन पढ़ता है? सरकारी स्कूलों में गरीब का बच्चा पढ़ता है। तो अब गरीब के बच्चे को एजुकेशन ना मिल पाए, ये सारा व्यवस्था आप कर रहे हो। और उसके अलावा जो प्राइमरी स्कूल के साथ साथ आपने जो बाकी और एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, इतनी महंगी कर दी है आपने कि किसी हालत में गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकेगा। जो 80 करोड़ समाज देश का 5 किलो अनाज पर जिंदा है, वो हायर एजुकेशन अपने बच्चों को कैसे दिला पाएगा? इसलिए बहुत से बच्चे 10वीं में, 12वीं में प्राइमरी एजुकेशन ड्रॉप कर जाते। प्राइमरी एजुकेशन नहीं। सर आईआईएम रोहतक में उनकी जो फीस जो है, उनके जो 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 प्रिंसिपल वाइस चांसलर जो आईआईएम रोहतक की जो डायरेक्टर जो है, उसके हाथ में वो उसके हाथ में रेगुलेटर है, और उसका वो अपनी तनख्वाह तो मतलब मन चाहे वो बढ़ा सकता है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। उस डायरेक्टर शर्मा के ऊपर एक केस भी चल रहा है कि मतलब उसमें धांधली का। तो अब इसको उसी तरीके से कि जो अभी जो डॉक्टर साहब ने बोला कि जो अल्कोहलिक बना दो, लोगों को पढ़ ना पाए, उसके बाद ये जो इतने स्कूल बंद कर दो ताकि बच्चे जो है पढ़ने के लिए उसे वंचित रहे। उसका एक एग्जाम्पल अब डॉक्टर साहब, मैं आपको मध्य प्रदेश में एमबीबीएस के जो जो पढ़ाई जो है हिंदी में स्टार्ट किया गया। पहला जो सेमेस्टर जो है, दूसरा सेमेस्टर में बहुत अच्छे बच्चे जो एक्साइटमेंट में बहुत अच्छा पास हो, तीसरा सेमेस्टर से सब कुछ फेल हो गए। आज जो है उसको बंद करने के नौबत पर आ गए। हिंदी में एमबीबीएस पढ़ने के लिए जा रहे हैं बच्चे, जो एनाटॉमी हिंदी में पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी हिंदी में पढ़ेंगे, साइकोलॉजी हिंदी में पढ़ेंगे। अब इसको फिजिक्स की जो थ्योरी जो है, फिजियोलॉजी को अब हिंदी में कैसे? देखो, मैं अब इसमें फिर एक कह रोशनी डाल। सर मैं फिर कह रहा हूँ कि जो शासक लोग होते हैं उनकी अपनी कॉन्स्पिरेसी होती है, जो नॉर्मल इंसान नहीं समझता है। उनकी साइकोलॉजी, उनकी जो कॉन्स्पिरेसी होती है वो ये होती है कि हिंदी में पढ़ने वाले बच्चे कौन कम्युनिटी के लोग होते हैं? गरीबों के बच्चे होते हैं। प्राइमरी स्कूल में हिंदी कौन पढ़ता है? मिडिल क्लास में कौन हिंदी पढ़ता है? इवन हाई स्कूल में कौन हिंदी पढ़ता है? पूरा स्ट्रेटेजिकली प्लान करके करते हैं। फिर वो मेडिकल में भी कौन ऑप्ट करेगा हिंदी? ज्यादातर गरीबों के बच्चे जिन्होंने बेचारे ने प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में इंग्लिश पढ़ा नहीं है, वो थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं करते इंग्लिश में मेडिकल में जाने के बाद। मैं खुद मेडिकल स्टूडेंट का रहा हूँ, मैं खुद हिंदी का विद्यार्थी रहा हूँ। मैं एसएफटी स्कूल स्पेशल आर्मी फोर्स में थोड़ा सा आया था, तब मैंने इंग्लिश चालू की थी। तो जब मेडिकल क्लास के फर्स्ट ईयर में जाता है तो थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील करता है इंग्लिश के साथ। तो उन्होंने एक ऑप्शन रखा, लोगों को लगा कि शायद ये ऑप्ट करेंगे हिंदी। लेकिन देखिए उसके पीछे कॉन्स्पिरेसी क्या है, क्या वो हिंदी ऑप्ट करने के बाद नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे क्या स्टैंड कर पाएंगे? अपने पेपर को, रिसर्च को प्रेजेंटेशन करेंगे तो किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे? तो ये उसमें जो लोग मेडिकल में पहुंचते हैं उन लोगों की आप देखिए, किसी भी बच्चे ने अप्लाई नहीं किया हिंदी में एमबीबीएस के लिए। ये आंकड़े हैं सरकार के।
तो सरकार पूरी कोशिश करती है कि बहुसंख्यक लोगों को गुलाम बना के रखा जाए, लेकिन ये देश की जनता इस पीरियड में बाबा साहब के संविधान के बाद, स्वतंत्रता के बाद काफ़ी इस लेवल तक पहुँच गए हैं कि वो अब अच्छा-बुरा समझने लगे हैं। लेकिन वो जो शासक लोग हैं, उनकी स्ट्रैटेजी को अभी ठीक से नहीं समझ पाए हैं। जिस दिन इस देश का बहुसंख्यक उस स्ट्रेटजी को, जो शासक लोग हैं, जो हजारों साल से इस देश पे शासन कर रहे हैं, इस बहुसंख्यक लोगों पे शासन कर रहे हैं, वो लोग इस शासक लोगों की स्ट्रेटजी को समझ जाएंगे कि किस तरीके से प्लान करता है, उस दिन ये शासक लोग यहाँ से देश छोड़ के भाग जाएंगे। तो उनको क्या फायदा होगा कि मतलब अपने एक कॉर्पोरेट के डायरेक्टर होता है, एक कंपनी के मालिक होता है, वो गर्व करता है कि देखो मेरे कंपनी के एम्प्लॉइज अच्छे कपड़े पहनते हैं, गमछा पे नहीं आता है, या वो नंगे नहीं आता, पाँव में चप्पल नहीं है, ऐसे वो उसको प्राउड फील नहीं करता, वो फील करता है कि देखो सूट टाई बढ़िया कपड़ा पहन करके आता है। तो इस तरीके से जो देश के जो मेरा प्रधानमंत्री जो है, हमारा जो प्रिय पंत प्रधानमंत्री जो है, उसको भी तो फील होना, प्राउड होना चाहिए कि मेरे देश में इतनी अमीर लोग हैं, इतने पढ़े लिखे हैं लोग हैं, तो ऐसे क्यों नहीं सोचते? देखिए, वो जिस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, वो जिस, कहते हैं ना, आपने सुना होगा सोशल मीडिया पे निकला, इवन उनके खुद के अपने स्टेटमेंट है, वो 8 साल की उम्र से घर से भागे हुए थे। और 8 साल की उम्र में बच्चा उतना समझदार नहीं होता है। धीरे-धीरे उनका एजुकेशन जिस यूनिवर्सिटी, जिस स्कूल में हुआ है, उनको पूरे दिमाग में सॉफ्टवेयर उनके दिमाग में उसी तरह का डेवलप हुआ है। उनके दिमाग में जो सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है, वो सॉफ्टवेयर इस तरीके से डेवलप किया है कि जो पॉपुलेशन या बहुसंख्यक पॉपुलेशन है, उसको इंसान नहीं समझना है। नहीं, वो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस के जो मास्टर डिग्री किया हुआ है, नहीं, नहीं, ये आप इसका मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऊपर जो आप अंगुली मतलब हाँ, प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। डेफिनेटली ये दुनिया में कहीं भी सबने रिसर्च किया है कि इंडिया के किसी भी कोने में एंटायर पॉलिटिकल साइंस नाम का कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। तो वो तो ये एक्सपोज हो चुका है। अब वो देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको 100% कंफर्म करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पेगासस के मामले में पेगासस कंपनी ने बोला था कि भई ये 2 लोगों को दिया जाता है, या तो यहाँ की इंटेलिजेंस को दिया जाएगा या यहाँ की सरकार को दिया जाएगा। तो ये तो अब कंफर्म हो गया कि दोनों में से किसी न किसी के पास है। अगर इंटेलिजेंस एजेंसी भी है तो भी सरकार के अंडर में। तो ऐसे ही ये वाली बात ये साबित होती है। तो इसमें कहने की ज़रूरत नहीं होती है सर कि उनको ये समझाया जाए या मोदी जी को ये बताया जाए कि मोदी जी की डिग्री फर्जी है। तमाम, अब इसी बात पे तो केजरीवाल जेल रह के आए हैं। तो सर राहुल गांधी ने अब जो अभी जो एक्सपोज किया है, ये मेहनत जो है, ये तो आपका मेहनत था सर, ये तो। देखिए, हमने लड़ाई लड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, और हम लगातार 2019 से ये जो धांधली चल रही है, विशेषकर ईवीएम के माध्यम से धांधली चल रही, हम उसके अगेंस्ट लड़ते रहे। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो लड़ते पूरा दुनिया, भारत के लोग कह रहे हैं, ये तो भानु प्रताप ने ईवीएम के खिलाफ शुरू किया था, इस इलेक्टोरल प्रोसेस के खिलाफ शुरू किया था। तो अभी जब जब भानु प्रताप जब बोले थे तो सुनने के लिए तैयार नहीं था, आज राहुल गांधी बोले थे, लोग क्यों सुने? काश अगर उस समय जब हम बोल रहे थे उसी समय सुन लेते तो आज पिक्चर कुछ और होती। पिक्चर कुछ और ही होती, वाकई में नजारा कुछ और ये ही जो बंगला होता, खाली किया, जितना बेइज्जत किए गए, इतना सब नहीं होता, इतने नहीं किसानों होता। की डेथ नहीं होती। है नहीं, क्योंकि हमने जो राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया, हमने उसमें सारी बातें लिखी हैं, एक बात नहीं, हमने सारी बातें लिखी हैं। अभी आप देखेंगे कि प्रेजेंटेशन देते हुए राहुल गांधी ने एक बात कही कि जिस समय बैलेट पेपर था, एक दिन में चुनाव हो जाता था, आज जो है ईवीएम है तो इतने दिन में चुनाव क्यों होता है। तो हमने देखिए जो राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया, उसमें लिखा है कि पूरा चुनाव एक ही दिन में कराया जाए, और चुनाव खत्म होने के बाद 5 बजे के बाद में जितनी जल्दी हो सके तुरंत उसकी जो है गिनती कराई जाए, ताकि कहीं किसी तरह की गड़बड़ी का कोई चांस न रहे। सो हमने ये सारी चीज, और दूसरा वोटर लिस्ट के विषय में हमने कहा कि वोटर लिस्ट जो बनाई जाए, वो वोटर लिस्ट से लोकसभा चुनाव से लेके नीचे पंचायत के चुनाव तक की एक ही तरह से वोटर लिस्ट होनी चाहिए, एक ही वोटर लिस्ट पर होना चाहिए। नगर पालिका में अलग है, जिला पंचायत में अलग है, आपके ग्राम प्रधान की अलग है, और लोकसभा की अलग है, विधानसभा की क्यों है। तो ये सारी चीजें हम पहले से ही काम लोग कर रहे थे, अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाए। अपनी भाई, अब तो अपनी सहूलियत के हिसाब से होना है। अब तो अपनी भी सहूलियत क्या, अब तो राहुल गांधी ने जो सारे सबूत सामने रख दिए, उससे तो पूरा पक्का ये सिद्ध हो गया कि इलेक्शन कमीशन देश के लिए नहीं, देश के प्रधानमंत्री के लिए और बीजेपी के लिए काम कर रहा, यूं कहो कि आरएसएस के लिए काम कर रहा है। और ये सारी गड़बड़ी उसकी मर्जी के बिना, उसकी जानकारी के बिना, उसके इसमें शामिल हुए बिना संभव नहीं है। 1 लाख वोट एक विधानसभा में फर्जी। सर ये तो खुला खेल फर्रुखाबादी है। हाँ बिल्कुल, फर्रुखाबादी से भी आगे हो गया, तो खुला खेल फर्रुखाबादी। आपने जब 2019 में गली गली जाकर के, चौराहे चौराहे जाकर के, भाई सीए एनआरसी जो है तुम्हारा अब्दुल के चूरी टाइट हो रहा है, अमर की गर्दन पकड़ रहा है, ये आपने बोला था लोगों को। बिल्कुल बोला। तो आज उसकी दूसरे फॉर्म में हाँ, एसआईआर आया है। निश्चित रूप से एसआईआर आया, और हमने इसके विषय में कहा भी है
कि जो SIR हो रहा है नागरिकता जो कर रहा है, और हम नहीं कह रहे, अब तो सभी लोग कह रहे हैं इस बात को, डोनाल्ड सर नागरिकता खत्म करने का ये षड्यंत्र है। सर डोनाल्ड ट्रंप इंडिया की सिटीजन हो गया, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं, बहुत अच्छी बात है अगर हो गए तो भाई, पर ये तो इलेक्शन कमीशन है, भारत का इलेक्शन कमीशन, जो अपनी क्रेडिबिलिटी पूरी तरह से खो चुका है, और ये सिद्ध हो चुका है कि वो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और मोदी के लिए काम कर रहा है। तो वो ट्रंप को क्या, वो तो उसको ओलांद जो है वहां का फ्रांस का, उसको भी बना सके, किसी को भी बना सके यहाँ का नागरिक, उससे देर कितनी लगे, कलम ही तो घुमानी है, और क्या करना है। सर मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा आरएसएस के चहेता स्टेट माना जाता है, प्रयोगशाला माना जाता है। तो वहां पर भी तो इसी एसआईआर की जो जब प्रक्रिया शुरू होंगे, जो जितनी ट्राइबल्स हैं, जिसके पास आधार कार्ड नहीं है, जिसके पास पैन कार्ड नहीं है, ये तो मानने के लिए तैयार नहीं है। जो इलेक्शन कमीशन ने दिया था वोटर आईडी, इपिक जो नंबर जो है, इपिक कार्ड जो है, तो वो भी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो उधर की जो ट्राइबल तो मोटा मोटी जो है 1-2 करोड़ जो है वो तो ऐसे ही निकल जाएंगे। डेफिनेटली ऐसे ही निकल जाएगा। इसके लिए देखो, हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि आज मेरे घर में आग लगी है तो पड़ोसी तमाशा देख रहा है, कल पड़ोसी के घर में आग लगेगी तो दूसरा आदमी तमाशा देखेगा। बारी एक दिन सबकी आनी है। इसीलिए हम उस वक्त से भी बोल रहे थे, ईवीएम एक रूट कॉज है। ईवीएम नहीं, एक जो इलेक्शन में जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, जो ट्रांसपेरेंसी फेल हो रही है, वो एक रूट कारण है जिसकी वजह से पॉलिसियां बनती हैं और पॉलिसियों को इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये जो आपने बात बोली, देखिए अभी जो एसएसपी जो एग्जाम हुआ था, एसएससी का जो एग्जाम हुआ था, तो उसमें टीचर बहुत बौखलाए हुए थे, उसमें स्टूडेंट बहुत हैरान परेशान थे। सर एक मिनट, वो एसएससी के उसमें केडी कैंपस का जो मशहूर जो टीचर है, यस, वो रो रही थी, बोला मैं 3 घंटे उनको बस में घुमाया गया। देश की सबसे मतलब नॉनस्टॉप की टीचर माना जाता है। वो आईएएस पढ़ाती हैं, एसएससी पढ़ाती हैं, सीजीएल पढ़ाते हैं, ऑफिसर पैदा करते हैं। वो टीचर सर रो रही थी, मुझे जो है क्रिमिनल की तरह पूरा दिल्ली में बस में जो है गर्मी के जो एसी से एक कदम बाहर नहीं निकलता है, वो टीचर को 4 घंटे बस में घुमाया, डीटीसी के बस में घुमाया। सर कोई ह्यूमैनिटी नहीं थी सर उसके लिए। ये तो देखिए, नहीं ह्यूमैनिटी तो उनके अंदर है ही नहीं, उनके डीएनए में उनकी आंखों के सामने लोग मर जाएं उनके, तब ह्यूमैनिटी नहीं। भाई आप बताइए कि जिस समय गोधरा कांड किया, ह्यूमैनिटी थी? जिस समय 2,500 लोगों को कत्लेआम करा दिया गया वहां पे गुजरात में, ह्यूमैनिटी थी? सर वो तो जिस समय गलवान घाटी में हमारे जो सैनिक शहीद हुए, ह्यूमैनिटी थी? पुलवामा में मरवा दिया गया 44 सैनिकों को, ह्यूमैनिटी थी? सर प्रज्ञा ठाकुर तो बरी हो गए, कर्नल पुरोहित बरी हो गए। मैं वकील हूं और फौजदारी का वकील हूं, कौन कैसे बरी होता है, क्या होता है, क्या सबूत होते हैं, कैसे मिटाए जाते हैं, कैसे कहानी करी जाती है, ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। आम आदमी वो नहीं जान सकता जिस तरीके से हम लोग जानते हैं। वो अपनी कहानी है, उन्होंने कर ली, आज उनके हाथ में सत्ता है और मैनिपुलेट कर लिया एनआईए को, और उसके बाद में सारी चीजें, और ये सब पब्लिक डोमेन में सब चीजें आ रही हैं कि कैसे मैनिपुलेशन की गई। बात यह है कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं और जो लोग इस सत्ता को बनाए रखना चाहते हैं, वो तमाम लोग, वो मनवादी मानसिकता के, आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, उनमें ह्यूमैनिटी नाम की, मानवता नाम की कोई चीज नहीं है, किसी भी तरह की नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है। वो इस देश में झूठ ही बोलते आए हैं। हाँ, झूठ को इतना चीख चीख के बोलते हैं, इतने तरीके से बोलते हैं कि जो साधारण जनता है उस चालाकी को समझ नहीं पाती है और उनके झूठ को सच मान लेती है। ये उनका धंधा है, मैं उसे काम भी नहीं कहूंगा, ये उनका धंधा है। तो ये वो काम करते हैं, उनके अंदर दया नाम की चीज नहीं है। वो सत्ता के लिए, पैसे के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। सर 1947 में भारत का आजादी हुए, उसके बाद चाइना का हुए, भारत में पहले बार 1952 में इलेक्शन हुए। इलेक्शन के बाद प्रधानमंत्री बने नेहरू जी, पंडित नेहरू जी। पंडित नेहरू ने एक कल्पना की कि मतलब भारत में इतनी लंबे समय की प्रोजेक्ट किया कि मैं आईएम बनाऊं, आईआईटी बनाऊं, मैं एनआईटी बनाऊं, एम्स बनाऊं, शिक्षा की प्रणाली ऐसे हो। क्या उसमें कुछ कमी रहेगी? देखिए, कमी अगर रही भी हो, मान लेते हैं एक पल के लिए, तो उनके बाद आने वाली जो सरकार है, जो लोग हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है? उनकी जिम्मेदारी यह है कि अगर पीछे की कमी रह गई है तो उन कमियों को दूर करके और बेहतर इंस्टीट्यूशन हम बनाएं, और बेहतर व्यवस्था हम बनाएं, और बेहतर शिक्षा प्रणाली, रोजगार प्रणाली हम उसको एस्टेब्लिश करें, सुरक्षा प्रणाली उसको एस्टेब्लिश। यही जिम्मेदारी है। जो पीछे वाला करके गया है, अगर आप उसमें कमियां निकाल के और उससे बदतर आप बना रहे हो, तो आप तो ये तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये तो धीरे धीरे बंद करने जा रहे हैं, पॉलिसी का पार्ट है।
इसको प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं कि सारे स्कूल जो है, कॉलेज जो है, ये बिजनेस, मतलब स्कूल कॉलेज चलाना ये सरकार का बिजनेस नहीं है, ये मोदी जी का कहना है। एजुकेशन बिजनेस नहीं है, लेकिन जो एजुकेशन को, हेल्थ को भी धंधा मान लेते हैं और मनुवादी मानसिकता के लोगों के लिए वो धंधा ही है, तो उन्हें क्या पता है एजुकेशन और हेल्थ ये एक सेवा है। और जितना एजुकेशन में और हेल्थ में सरकार ध्यान देगी, इन्वेस्टमेंट करेगी, लोगों तक, हर व्यक्ति तक, देश के हर नागरिक तक एजुकेशन और हेल्थ पहुंचाएगी, उतना ही देश मजबूत होगा। लेकिन उन्हें देश मजबूत नहीं करना, उन्हें देश को बर्बाद करना है, मनवाद के रास्ते पर ले जाना, लोगों के अधिकार छीनने हैं। सर, जो हमारे संविधान के जो निर्माता जो भीमराव अम्बेडकर साहब, जो उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ और जो फूड जो है एक बेसिक राइट की तरफ मान के आया था। और कांग्रेस ने पिछले बार जब सरकार थे, नरेंद्र मोदी की सरकार से पहले, एक राइट टू फूड का भी, राइट टू एजुकेशन का भी एक कानून बनाया था। लेकिन धीरे धीरे चलते चलते जो कानून भी ध्वस्त हो गए। उसके बाद राइट टू एजुकेशन तो बिल्कुल खत्म ही हो गए, राइट टू इंफॉर्मेशन भी खत्म हो गई। अभी राइट टू इंफॉर्मेशन हमने कभी इसको चर्चा एक दिन करेंगे इसके बारे में, क्योंकि राइट टू एजुकेशन पूरी तरीके से जो डाटा प्रोटेक्शन वाला जो उसी के नाम पर राइट टू एजुकेशन लगभग खत्म हो गया है। सर, चाइना जो है, इंडिया की बात, आजादी चाइना तो हुआ है, लेकिन चाइना ने जब जो माओ की जब मूवमेंट शुरू हुआ था, उन्होंने एजुकेशन और फूड में और साइंस में जो है बहुत जबरदस्त जो है इन्वेस्टमेंट किया। आज चाइना जो है हर रोज नया नया टेक्नोलॉजी, आज जो हम यहाँ बैठे हैं इसमें भी लगभग बहुत सारे इक्विपमेंट जो है चाइनीज बने हुए हैं। और आज भारत में एक चीज भी जो है मेड इन इंडिया, पूरा देश में क्या, विदेश में जो है कोई मेड इन इंडिया के जो है कोई प्रोडक्ट जो दिखाई नहीं दे रहा है, इसके मेन कारण क्या हो सकता है सर? देखिए, इसे चाइना ने जो डेवलपमेंट किया है ना इतने सालों में, हमारे बाद, आज़ादी के बाद, वो साइंटिफिक टेम्पर पे काम किया उसने। उसके यहाँ सारे काम साइंटिफिक टेम्पर पे, वो रिसर्च बेस्ड काम। नहीं, साइंटिफिक टेम्पर तो हमारे जो संविधान में भी जो है साइंटिफिक टेम्पर लिखा हुआ है। किताबों में लिखा हुआ है। मैं वही कह रहा हूँ, प्रैक्टिकलिटी में चाइना में जितने भी डेवलपमेंट हुए हैं वो साइंटिफिक टेम्पर की वजह से हुए। हमारे यहाँ साइंटिफिक टेम्पर को एक अलमारी में बंद करके रख दिया गया है। हमारे यहाँ जो टेम्पर्ड है वो रिलीजियस टेम्पर पे काम हो रहा है। सारी चीजें जो है पाखंड से, हम सारी चीजें मिसाइल बनाएंगे आने वाले टाइम में, पाखंड से ही हम दुश्मन को जवाब देंगे। हमारे इतने सारे जो हमारे पास इतने अस्त्र शस्त्र हैं, उन सब से हम सारे बॉर्डर को सील करेंगे, आयरन डोम बनाएंगे, वो सारी चीजें हम पाखंड से बनाएंगे। ये भारत का इतिहास में ये सारी चीज पॉलिसी रही है, जिसकी वजह से आज ये स्टेटस हम देख पा रहे हैं। 2020 में जो है गलवान में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बाद जो है नरेंद्र मोदी जी बोलते कि हमारा पास कोई घुसा नहीं है, कोई आया नहीं है। लेकिन लगभग चाइना का जो लद्दाख में जो है बहुत सारे जो जमीन जो है कब्जा कर लिया है। अरुणाचल प्रदेश की एमपी ने खुद पार्लियामेंट के अंदर बताया कि चाइना इतनी अंदर आ गए हैं, ये हमारे जो जमीन को ये जो है उनमें काउंटी बना दिया, उसमें सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट बैठा दिया गया। सर देखो, इस पे मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। हमारे विदेश मंत्री ने एक्सेप्ट किया है कि हम ताकतवर लोगों से नहीं लड़ सकते हैं, तो अब बात ही खत्म हो जाती है ना। वो सिर्फ लड़ने के लिए बने हैं। जो शोषित पीड़ित लोग हैं उनको और कैसे खत्म करना है, ये अपने ताकतवर से लोगों से लड़ने की औकात ही नहीं है। मैं आपकी बात को और बड़ा करता हूं कि जब सत्ता में कायर लोग बैठे हों, तो कायर की भाषा तो कायर की ही होगी, उसके दिल से निकलेगी। उसके दिल से निकलेगी। भाई, अगर वहां कोई मजबूत शक्तिशाली व्यक्ति बैठा हो तो वो व्यक्ति वहां की उस तरह की बात करेगा, लेकिन कायर तो कायरता की बात करेगा, वो तो दुम दबा के भागने की बात करेगा। भैया, पहलगाम में जो 4 आतंकवादी जो आए थे, अभी तो उसकी खोज नहीं हो पाया। 4 आतंकवादी जो है उनके स्केच जारी किया था, वो स्केच भी जो है फर्जी निकला। फर्जी नहीं, उसमें उसकी कारण है, उसमें वो कौन था वो वो सिक्योरिटी वाले मामला है। तो जो पहलगाम की जो आतंकवादी जो तो खोज नहीं पाया, कहीं इसकी साजिश तो नहीं है? वो कभी नहीं खोजेंगे। मुझे एक आप देखिए, ये बताओ कि पुलवामा वाले को खोज पाए क्या? ये तो आप पहलगाम की अब की बात कर रहे हो। पुलवामा में तो 44 लोग शहीद हुए, 44 सैनिक हमारे शहीद हुए। वो तो सैनिक थे। 350 किलो जो RDX था, वो बारूद था, वो भरा हुआ था, वो कार नहीं मिली। नहीं, लेकिन नहीं, मेरी बात आपसे नहीं कि वो कार नहीं मिली। तो जब हमारी नीयत होती है करने की, तब सब कुछ मिल जाता है। लेकिन जब
कहीं ऐसा नजर आ रहा हो कि करवाने वाले ही हम हैं, तो हम किसको ढूंढेंगे भाई, किसको पकड़ के लाएंगे? फिर कौन और मिलेगा? फिर पकड़ के भी लाएंगे तो हम सिर्फ नौटंकी करेंगे जो नौटंकी पार्लियामेंट में हुई, जो अमित शाह ने नौटंकी की और अखिलेश यादव जी ने सवाल उठा दिया कि मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि ये ठीक एक दिन पहले ही गृह मंत्री के बयान देने से पहले ही कैसे जो है ये एनकाउंटर हुआ, यह एनकाउंटर कैसे हुआ? तो आप समझ रहे हैं। दूसरी एक बात जो मुझे मैं नहीं जानता इसकी सच्चाई कितनी है, पर मुझे जो महसूस हो रहा है वो ये कि ये पहली बार हुआ है ऑपरेशन सिंदूर पुलवामा के बाद, जिसमें पुलवामा में हमारे 26 लोगों की, भारतीय नागरिकों की निर्मम हत्या की गई। वो भी धर्म पूछ के पहलगांव में जो हुई, इतनी निर्मम हत्या हुई। उसके बाद एक ऑपरेशन सिंदूर की, मैं तो नौटंकी कहूंगा, जो हुई। उस ऑपरेशन सिंदूर में पहली बार भारत के साथ कोई देश नहीं, तो क्यों नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है यार? 200 से ज्यादा देश हैं और भारत ऐसा नहीं है कि उसे कोई जानता ना हो। भारत की पहचान रही है, निर्गुट देशों का जो वो था, संगठन था, भारत की बहुत बड़ी भूमिका उसमें थी। तो ऐसा कैसे हो सकता कि कोई हमारे साथ हो? तो मुझे कहीं ऐसा लगता है कि कहीं ये सब कुछ एक सोचा समझा षड्यंत्र तो नहीं है, और दुनिया को ये मालूम तो नहीं हो गया कि भैया ये तो इसी का अपना कराया धराया हुआ है सब कुछ, तो हम काहे को इसका साथ दें, क्यों हम इसके साथ में रहें? पिछले बार की पुलवामा वाला की जो डीएसपी देवेंद्र उसमें शामिल था, बोलते कि डीएसपी देवेंद्र कहां चले गए? डीएसपी देवेंद्र छूट गया, टेक्निकल ग्राउंड पे छूट गया। अगर आप किसी को अरेस्ट करके रखते हैं और 90 दिन में जो प्रेस्क्राइब पीरियड है, अलग अलग होता है, 60 दिन 90 दिन जो पीरियड है, तो 90 दिन में जब आपने इस क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट फाइल नहीं की तो ऑटोमेटिकली उसकी जो डिटेंशन है, इलीगल डिटेंशन हो जाएगी 90 दिन के बाद से। उसको छोड़ दिया, तो यही बचाने का रास्ता है ना, किसी को भी बचाना। इसको आप थोड़ा सा और पीछे चले जाओ तो इस तरह से बचाया गया कि पहले तलवार दंपत्ति को बचाया गया, सीबीआई को लाके उन नौकरों पे आरोप लगाया गया, और फिर नौकरों को अरेस्ट करके 90 दिन में उनकी चार्जशीट फाइल नहीं की, टेक्निकल ग्राउंड पर उनको छोड़ दिया गया। सो ये एक लीगल जो लेकुना है, टेक्निकल सिस्टम है, उसका लाभ उठाते हुए जो है शामिल, उनको भी कैसे बचाया जाता है, ये सब कुछ कहानी की जाती है। तो सर हमारा जो डिस्कशन की जो आखिरी शो पे जो है, आपने 2000, फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, 2019 में जो एनआरसी, सीए, उसके बाद एनपीआर की, अभी कोई जिक्र नहीं कर रहा है एनपीआर की। आपको बोलते थे कि भाई एनपीआर, एनआरसी, ये अलग अलग फॉर्म में तुम्हारा नागरिकता खत्म करने का एक षड्यंत्र है, कॉन्स्पिरेंसी है। डॉक्टर साहब आप भी तो साथ में थे। अभी एसआईआर की फॉर्म में जो आया है, एसआईआर पूरा देश में लागू होगा, उत्तर प्रदेश में आएगा, मध्य प्रदेश में आएगा, कर्नाटक, मतलब पूरे देश में आएगा। तो इसमें क्या अफरा तफरी, इसमें जो जितने खर्चा होंगे, इसमें खर्चा जो है ये कहीं से तो आएगा नहीं, ये तो हमारा टैक्स के पैसा है। ये तो देखिए, उन्हें आपके टैक्स के पैसे को बर्बाद करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर टैक्स लगा के वो लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं। हर साल 7.5 लाख करोड़ रुपए सिर्फ वो डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी से कमा रहे हैं। और लगा देंगे, उस पर क्या दिक्कत है भाई? 100 रुपए है, 102 रुपए मिल जाएगा, क्या दिक्कत है? 2 रुपए उस पर बढ़ा देंगे, उन्हें लाखों करोड़ रुपए की इनकम हो जाएगी। बात उससे नहीं, आपको समझने की जरूरत है। जैसे डॉक्टर साहब बाकायदा बता रहे हैं कि जो सत्ताधारी लोग हैं, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उनकी मानसिकता क्या होती है, किस तरह से वो काम करते हैं, तो उसी के तहत काम कर रहे हैं। लेकिन किसी भी सत्ता में बैठे हुए व्यक्ति को यह नहीं भूल जाना चाहिए कि सभी लोग चुपचाप बैठे रहेंगे और कोई इसका विरोध नहीं करेगा, कोई संघर्ष नहीं करेगा। अच्छी अच्छी तानाशाहों की सत्ताएं जब पब्लिक खड़ी होती है तो उखाड़ के फेंक दी गई हैं, आगे भी उखाड़ के फेंक दी जाएंगी। सबको यह मालूम होना चाहिए। लोग माना गरीब हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, अशिक्षित हैं, लेकिन इतना तो समझते ही हैं कि भाई अच्छा क्या है और बुरा क्या है, भला क्या है और उनके लिए खराब क्या है। सो इस आधार पर मुझे पक्का विश्वास है, अगर इलेक्शन कमीशन जिस तरह से सरकार के षड्यंत्र में शामिल है, जो काम उसका नहीं है वो काम नागरिकता साबित करने का जो कर रहा है, लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।
अभी बिहार में है आंदोलन, इसके लिए भी होगा, हुआ भी है, और जब पूरे देश में होगा तो पूरे देश में ही आंदोलन होगा। असम के लिए आज वो उसका नोटिफिकेशन बिल्कुल नोटिफिकेशन कर दीजिए। डॉक्टर साहब, ये जो नितिन गडकरी जो है, एक प्रोजेक्ट किया गया था कि ये प्रधानमंत्री बनने के लायक है, नरेंद्र मोदी से भी अच्छा है, लेकिन ये लोग बोलते हैं कि ये हाईवे रोबरी बोलते हैं इसको, हाईवे डाकू बोलते हैं इसको, क्योंकि इन्होंने एक वो लेकर के आया था एनजीटी के हवाले दे करके, पेट्रोल गाड़ी 15 साल, उसके बाद ये जो क्या नाम है डीजल गाड़ी 10 साल। ये कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ये जो गाड़ी मैन्युफैक्चरर है, इनके साथ मिल करके जो है मैन्युफैक्चरर के साथ इसका क्या नाम है नितिन गडकरी का मिला जुला एक उनके, ये रेखा गुप्ता ने अभी इसको लागू किया था दिल्ली में। उसके बाद कई लोगों ने जो है करोड़ों की गाड़ी जो है कोरी के दाम 3-3 लाख रुपए में 3-3 लाख रुपए में बीएमडब्ल्यू बेच दिया। तो आप कैसे सोचते हैं इसको? देखिए सर, आप बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, सबका काम करने का अलग अलग स्टाइल होता है, लेकिन अगर इसको सीरियसली स्टडी करें तो दोनों का मिशन सेम है। तो सेम बराबर के क्रिमिनल है। यस, बराबर के क्रिमिनल्स हैं। आप उनका पैटर्न देखिए, थोड़ा पैटर्न अलग हो सकता है काम करने का, लेकिन उनका मिशन और ऑब्जेक्ट और एम एक ही है, समझ गए ना, टारगेट एक ही है। काम करने का तरीका अलग है, शायद अलग तरीके से काम करेंगे। मोदी जी अपने एजुकेशन के अकॉर्डिंग काम करेंगे, नितिन गडकरी अपनी एजुकेशन के तरीके से काम करेंगे, लेकिन दोनों जो है मतलब मोदी जी एजुकेशन से भी सीखते हैं। दोनों जो है अपनी अपनी स्टडी, क्योंकि दोनों एक ही यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। अच्छा, यूनिवर्सिटी का नाम भी बता दो। आरएसएस की यूनिवर्सिटी है, नागपुर यूनिवर्सिटी है। ये मोदी संसद में चर्चा का क्यों भाग रहे हैं? चर्चा से अरे जो बेईमान है, जो झूठा है, जो देश को धोखा दे रहा है, जो देशद्रोही है, जिसके पास किसी तरह का जवाब नहीं है, जो पूरी तरह से नंगा हो चुका है, सच दुनिया के सामने आ चुका है, वो चर्चा करेगा, वो डिबेट करेगा, जवाब देगा, वो तो भागेगा ही। सो जैसे तैसे जो है वहां आया और रो पीट के जो पुराना कैसेट है वही उसने लगा दिया लोकसभा में, और राज्यसभा में हिम्मत नहीं हुई, भाग गया। सर, भारत में हवन कीर्तन हुआ था इसका माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप के लिए, बस भी करो यार, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप के लिए जो हवन कीर्तन किया था, उसमें जीत गए। जब आने के बाद जब मोदी के ऊपर जो है इतनी जो टैरिफ लगा दिए, लेकिन वो देश की जनता क्यों भुगत रहा है इसमें? मोदी के ऊपर टैरिफ नहीं, हाँ आप बात गलत करें, मोदी के ऊपर टैरिफ थोड़ी है ये भारत के जो निर्यात वहां पर है उसमें टैरिफ लगाया जा रहा है, समझे ना जी। तो ये तो होना ही था भाई, जब देश का प्रधानमंत्री डरपोक है, कायर है, जब देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ है और देश का प्रधानमंत्री केवल अपने स्वार्थ के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए देश को भी दांव पे लगा रहा है, तो ये हो गई। और मैं समझता हूं जिस तरह से वो बार बार पेच कस रहा ना, वो तो डिबरी से कस रहा, वो जो ट्रंप जो है कि पहले 10 बार बोला, फिर 11 बार बोला, बोलते बोलते कसते कसते अब 34 बार बोल दिया। तो उसके पास में कहीं ना कहीं मोदी की कोई एक नस है जिसे वो बार बार दबा रहा है, और मोदी की हिम्मत ही नहीं पड़ पा रही कि उसका जवाब दे, नहीं तो बोलता। आपके धपोल कथा वाला ढपोल शंकर, ढपोल नहीं, मैं तो कहता ही हूं मैं, मोदी तो ढपोल संघ है। वो क्या इतने नहीं, इतने ले लो, जैसे बिहार को कहता कितने दो, 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 70,000 करोड़, 1 लाख करोड़, और दिया क्या? झुंझुना। अभी बिहार वाले बाजार में बेचारे झुंझुना को लेकर बाढ़ में पूरा गांव बह गया। भाई साहब ने एक बात बोली कि जब सिंदूर ये जो ऑपरेशन हुआ, उसके बाद कोई भी इंटरनेशनल लेवल की कोई भी कंट्री हमारे साथ इकट्ठी नहीं हुई, खड़ी नहीं हुई। और इवन पाकिस्तान के साथ मिसाइलें भी जो मिली वो भी चाइनीज मिसाइलें थी, जिन्होंने हमारे कई सारे जहाजों को गिराया गया। ऐसी बहुत सारे सोशल मीडिया पे खबरें हैं, और वो ऑथेंटिक खबरें हैं, क्योंकि जो आर्मी ऑफिसर के द्वारा वो बात आई है। देखिए, जो इंटरनेशनल लेवल के जितने बड़े बड़े लीडरान हैं, वो सारे अलग अलग लीडर को बॉडी लैंग्वेज को स्टडी करते हैं। आप मोदी साहब की बॉडी लैंग्वेज देखिए, आपके साथ सोशल मीडिया पे बहुत सारी पिक्चर देखने को मिलेंगी। वो यूके के प्रधानमंत्री के साथ कैसे हैंडशेक कर रहे हैं, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ कैसे पेश आ रहे हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट उनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं और वो दांत फाड़ रहे हैं। और तो तमाम जो इंटरनेशनल के लोग हैं, जो लीडर हैं, वो पढ़े लिखे, एजुकेटेड, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनको क्या बोलना चाहिए, उनका ड्रेसिंग सेंस, उनका बात करने का तरीका, कब हंसना है, कब बोलना है, कब चलना है, ये सारी चीजें डिप्लोमेसी लैंग्वेज होता है, वो जब भी पाना नहीं होता है। वो प्रोटोकॉल होता है, डिप्लोमेसी होती है। आपने देखा जो चाइनीज प्रीमियर जो है शी जिनपिंग 3 फीट की दूरियां हमेशा लगा करके रखता है। नरेंद्र मोदी के साथ भी कभी हाथ ऊपर भी नहीं रखता, हाथ भी हैंडशेक नहीं करता।
बिल्कुल वो डिस्टेंस स्ट्रिक्ट वो अपनी तो मैं इस बात को पूरी कंप्लीटली करूं तो वो लोग सारी स्टडी करते हैं और स्टडी करके वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ये आदमी इस लायक नहीं है, ये इस लेवल का आदमी नहीं है, इसलिए इंडिया के साथ, और वो ये भी जान चुके हैं कि इंडिया के साथ जो जो गवर्नेंस है ये फ्रॉड गवर्नेंस है, गवर्नमेंट है, इसलिए वो लोग साथ नहीं। बाहर के लोग हमें निकम्मा ही समझते होंगे फिर तो। डेफिनेटली। नहीं, दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि चाइना वाला जो है वो इसलिए शायद नहीं मिला था कि आपने सुब्रमण्यम स्वामी जी का एक इंटरव्यू नहीं देखा। सुब्रमण्यम स्वामी जी का एक इंटरव्यू है उनके पास वीडियो पॉडकास्ट पे, वो ये कह रहे हैं कि जब ये जयशंकर वहां पे भारत का जो है डिप्लोमेट था वहां पे चाइना में, और ये मुख्यमंत्री था हाँ, मोदी, बहुत सारे तो ये वहां अरेंजमेंट जाता था तो वो जो जयशंकर है वो ऐश करवाता था। हम्म। ये सुब्रमण्यम स्वामी के शब्द हैं यस यस। कि वो ऐश करवाता था, उसी के उसमें इसको ये बनाया इसने जो विदेश मंत्री, और वहां की जो वीडियो है वो चाइना के पास में है। तो अगर चाइना को ये सारी चीजें पता है, क्योंकि एक चीज हम आप सब लोग जानते हैं, यह सत्य है कि जिस समय यह मुख्यमंत्री था तो चाइना की कई कंपनियों को इसने गुजरात में जगह दी, उनको बहुत सुविधाएं दी। तो क्यों दी? मैं मुख्यमंत्री था। सो वो जो उनके पास में इसका जो रिकॉर्ड है, इसका जो पूरा पीछे का खाता है, पूरे पीछे का जो बही खाता है, चरित्र आदमी को दूर रखता है। नहीं, अब क्या है क्या नहीं है वो तो उस समय की बात है, लेकिन भाई तो अगर जो है सुब्रमण्यम स्वामी जी की बात सही है तो जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं भाई, ऐसे लोगों को इस्तेमाल तो यही शब्द होता है। तो दोस्तों मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि ट्रंप के पास भी कुछ ना कुछ है, नहीं, ट्रंप वो के चाहे पास- अडानी की नस हो या इसी की कोई नस हो, कुछ ना कुछ जो है जिसके सामने उसका नाम लेने में इसकी घिग्गी बन जाती है, बोल ही नहीं पाता। आप ये देखो अमेरिका और इजराइल के रिलेशन कैसे हैं। हाँ, इजराइल जो काम अमेरिका नहीं कर सकता वो इजराइल से करवाता है। हाँ। इजराइल ने पेगासिस दिया इंडिया को, ठीक है, और क्या आपको लगता है कि अमेरिका के पास उसका एक्सेस नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। नहीं, आप दूसरी बात यह है अमेरिका और रशिया वगैरह ये ऐसे बड़े देश हैं जो दूसरे देशों में सरकार किसकी बने, कौन सत्ता में रहे, क्या रहे, इसको बनवाने बिगाड़ने में मतलब खेल करते हैं, और उन्होंने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट किया, और वो सारी नजर रखते हैं। तो क्या वो यहां नहीं नजर रखते होंगे भारत में कि भैया यहाँ इसको कौन प्रधानमंत्री है, क्या इसकी कमियां हैं, क्या इसकी ताकत है, कैसे इसको कंट्रोल किया जाएगा, क्या कहानी उन्हें नहीं मालूम। लाल अडानी ने अपनी कंपनी से, बड़ी कंपनी से रिजाइन दिया है, तो ये क्या कारण हो सकता है? इसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा ही कोई राज होगा कि भाई बुरी तरह से अब फंस चुके हैं, बचने की कोई स्थिति नहीं है। हो सकता है किसी ने सलाह दी हो कि भाई ऐसा कर ले शायद बच जाए, ताकि कंपनी में आंच ना आए, कंपनी पे आंच ना। नो, कुछ ना कुछ कारण जरूर है, अन्यथा जो कंपनी सबसे बड़ी है, जिसको व्यक्ति ने बनाया, जो उसका बेस है, उसके चेयरमैनशिप से रिजाइन क्यों दे रहा कोई? कुछ ना कोई कारण है। और देखो ये ऐसी कारण है जिसका पता नहीं लग पाता कि उपराष्ट्रपति धनखड़ गायब हो गए, एक झटके में गायब हो गया, कहां है पता नहीं। और कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि भैया गृह मंत्री जी जरा बता तो दो कहां है, तुम्हारे पास तो सारे संसाधन, कुछ पता नहीं मेरे की क्या बात है, मेरे देश का मेरा दोस्त गायब हो गया। नहीं, तो कुछ भी हो सकता देश का है। नागरिक है सर, कल हम गायब हो सकता है, कल वो गायब हो सकता है। ये एक जिम्मेदारी होना चाहिए। देखिए अमेरिकन जुडिशरी इस तरीके से काम नहीं करती जैसे बाकी और छोटी छोटी स्टेट में। कंप्रोमाइज नहीं है, कहाँ कंप्रोमाइज नहीं है, ये बोलो ना। अमेरिकन जुडिशरी में वहां पे करप्शन के चार्जेस को बहुत सीरियसली हैंडल किया जाता है। वहां कई लोगों को रिश्वत दे के, इन्फ्लेशन दिखा के बिजनेस में, और उनके साथ ठगी की गई है। तो वो एक अमेरिका के साथ ठगी मानी गई है, इसलिए ट्रम्प जी जो है ना 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई भाई। तो बड़ा सीरियस जिसके मैटर घर में जो नोट मिला उसको क्या करोगे सर? नहीं, वो जो करेंगे, बट आप ये देखो वो तो अगर अमेरिका में होता तो अलग बात होती, पर वो तो इंडिया में है। जो भी कुछ डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं वो अमेरिकन जुडिशरी की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमारा जो जुडिशरी पे जो है इसको रिपेयरिंग की जरूरत है। इसका मतलब दोस्तों एक मैं इंपोर्टेंट और बात करना चाहता हूँ इंडिया में, भारत में जब ये जो शासन लोग कर रहे हैं, इनका डीएनए शासन के लायक नहीं है। इस देश का शासक फिर सम्राट अशोक की तरह या उनके वंशज दोबारा से इस देश में शासन करेंगे, तभी ये देश विश्वगुरु, तभी ये देश विश्वगुरु और सैन्य की चिड़िया होगी। इसके लिए इस देश के बहुसंख्यक लोगों को अपने दिमाग से, अपने विवेक से सोच समझ के किस लीडर को, किस टीम को प्रमोट करना है, बड़ा सोच समझ के इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। हमें आंख बंद करके इमोशनली अटैच होके किसी के पीछे नहीं लगना है, इस चीज का बहुत ध्यान रखना। मेरे देश के नागरिक और मेरा जो युवा साथियों से मुझे मेरा ये कहना है, नरेंद्र मोदी जी ने ये अभी हाल ही में जो एक
एक बयान जारी किया था कि मैं व्यक्तिगत तौर से नुकसान उठाने का तैयार हूं, होगा मुझे। लेकिन नुकसान तुम क्यों उठा रहे हो? उठाओ मत ना, तुमने गलती नहीं किया होता तो तुमको उठाना पड़ेगा, और गलती तो तुमने किया है, लेकिन वो देश की जनता जो है उसका जो है भुगतना पड़ रहा है। इस पे भी एक बात बता व्यक्तिगत देखिए, अभी जो भाई साहब बात बोल रहे थे, भानु प्रताप जी एक बात बोल रहे थे कि जो दिल में होता है ना वही जुबान पे आता है। नहीं, सुनिए मेरी बात, व्यक्तिगत नुकसान का मतलब समझ रहे हो ना? उसने ये प्रधानमंत्री साहब के वर्ड हैं। ये प्रधानमंत्री साहब के वर्ड मैं हैं। सब्जेक्ट टू करेक्ट, मैं वही तो कह रहा हूँ। हाँ, ये नरेंद्र मोदी ने ये बोला कि व्यक्तिगत नुकसान उठाने के लिए तैयार हूँ। वो भी ये बोला कि उसने ये कह दिया कि मछुआरों के ऊपर, किसानों के ऊपर। हाँ। देखो कितने तरीके से घुमा करके। अब ये किसान- बताइए व्यक्तिगत क्या हुआ? व्यक्तिगत इसका मतलब सुब्रमण्यम स्वामी ठीक कह रहा है कि जो अमेरिका के पास जो फाइलें हैं, जो फोटोग्राफ्स हैं, चाइना के पास जो रिकॉर्ड है, ये व्यक्तिगत ही है जिसकी वजह से वो डरे हुए हैं। तो इसलिए जो दिल की बात थी वो जुबान पे आ गई कि मेरे को जो भी लॉस होगा व्यक्तिगत होगा, मैं उसके लिए झेलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं अपने किसान, अपने मछुआरे, अपने दूध विक्रेता उन पे आंच नहीं आने दूंगा। अब ये बताइए ये ऑयल कौन ले रहा था? क्या भारत सरकार ले रही थी या अडानी अंबानी ले रहा था रसिया से? ये हमारे देश के युवाओं को ये समझने की जरूरत है। इसका ये अगले चर्चा में बात करेंगे अदानी और अंबानी का। मैं देश की जनता और मेरा युवा साथियों से मेरा ये कहना है कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 10-11 साल में जो नुकसान आपके साथ जो हुआ है वो इमोशनली आपके ऊपर ब्लैकमेल करने की कोशिश की। उन्होंने ये कहा कि मेरा किसान और मेरा जो मछुआरे जो है उनके व्यक्तिगत रूप से मैं नुकसान नहीं उठाने दूंगा। वो कौन होता है नुकसान नहीं उठाने देना? भारत के ऊपर 50% टैरिफ आ गया है, इससे हमारा आर्थिक महंगाई रूप से बढ़ेगी, बिल्कुल। महंगाई बढ़ेगी, हमारा जो रोजगार है वो खत्म हो जाएगा, चाइना हमारे ऊपर हावी होगा। दोस्तों, इन्होंने हर किस्म से जो है फेल, जो अपनी जो गवर्नेंस की जो सिस्टम क्रोनोलॉजी जो है वो फेल हुआ है। ये आपका मस्तिष्क का जो है जरा सा इस्तेमाल की जरूरत है। बेरोक टोक बोलना जरूर, बेरोक टोक सुनना, बेरोक टोक बोलना जरूर। धन्यवाद।